Hello student, my name is Mohammad Javed. I am your class teacher. I will teach you physics. तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो कि है मोशन इन वन डायमेंशन। बेसिकली हम जब मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे तो इसमें हमारे तीन लॉज हैं जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ है। तो एक एक करके हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग में देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमारा बेसिकली अगर हम कहें तो इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें आप देखेंगे तो इसके टू टाइप्स होते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। बेसिकली these are of two types, inertia of rest and inertia of motion. Now we will define what is inertia of rest and what is inertia of motion. Inertia of rest, it says that if a body is in rest, it will continue to be in its state of rest unless and until any external force is applied to change its state. इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी अगर स्टेशनरी पोजीशन पर है, जैसे इस बॉडी को हम यहाँ पर देखें, ये अगर रेस्ट पर है तो ये आगे मूव नहीं होगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ये रेस्ट पर ही रहेगी। जैसे ही हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लीजिए हमने इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है इस बॉडी पर, तो ये बॉडी अब यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यानी इसमें मूवमेंट हो जाएगा। तो ये इस बॉडी ने अपना स्टेट चेंज कर दिया। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पहले था, फोर्स लगाने पे इसने चेंज किया, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। और फिर आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का है। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है कि कोई बॉडी अगर मूव हो रही है तो वो मूव करती चली जाएगी अनलेस एंड अनटिल हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं उसको स्टॉप करने के लिए। तो अगर इसे इंग्लिश में हम डिफाइन करें तो ऐसे कहेंगे कि इफ़ अ बॉडी इज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इट विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन unless and until any external force is applied to stop the body। यानी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मूव करती चली जाएगी आगे की तरफ जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं उसे रोकने के लिए। तो बेसिकली आपने यहाँ पर देखा कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है तो उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो टू टाइप्स के हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। रेस्ट में क्या है कि बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं उसे मूव करने के लिए। फिर जैसे ही हम इनर्शिया ऑफ मोशन पे आएंगे तो बॉडी मूव करती चली जाएगी अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं उसे स्टॉप करने के लिए। तो ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। अब हम आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ,
अब हम आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ. नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ. इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर डिफाइन करें तो ये हमारा होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम. हियर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, m इज द मास ऑफ द बॉडी. सो mv इज द फाइनल मोमेंटम, mu इज द initial momentum and t is the time. See, F is directly proportional to m. Take m as common, v minus u upon t. Now we know that v minus u upon t is the acceleration of the body. So F is directly proportional to m into a. Now you already know that to remove a proportionality sign, we will multiply this by any constant. Say F is equal to k into m into a. So suppose that, let us suppose if the value of constant k is equal to 1, then we can say that F is equal to mass into acceleration. So this is all about Newton's second law, that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body. Now if we want to know the SI unit of force, SI unit of force is Newton. SI unit of mass, SI unit of mass is kg. SI unit of acceleration is meter per second square. Unless and until you are asked in the exams, you will always give your answers in numerical problems in SI unit. जब तक एग्ज़ाम में नहीं कहता है तब तक आंसर्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के SI यूनिट में देना है. जैसे ही प्रॉब्लम में मेंशन कर देगा कि आंसर को CGS यूनिट में देना है, तब हम CGS यूनिट में आंसर्स दे सकते हैं, अदरवाइज हम SI यूनिट में ही आंसर्स देंगे. तो ये हमारा जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ है. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ डिस्कस किया. अब थोड़ा सा न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में यहाँ पे देखते हैं. न्यूटन्स थर्ड लॉ एक आपका स्टेटमेंट टाइप का है कि टू एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है टू एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. टू एवरी फोर्स देयर इज equal and opposite रिएक्शन. ये हमारा है न्यूटन्स थर्ड लॉ. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन. इसका मतलब ये है कि जब
पिस्टल से या गन से आप जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो एक बैकवर्ड फोर्स हमारे शोल्डर पे लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं वो जो एग्जाम्पल है हमारा वो न्यूटन्स थर्ड लॉ का है, मीन्स टू एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये है रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब हम बोट से ज़मीन पर आते हैं, जब हम नाव में होते हैं और वहाँ से जब हम ज़मीन पे जाते हैं तो वहाँ पे हम इस न्यूटन्स थर्ड लॉ का वहाँ पे एक एग्जाम्पल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये आज हमने यहाँ पर देखा कि आपको बताया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसमें आपके दो टाइप्स के हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कि हमने आपको बताया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं उसका पोजीशन चेंज करने के लिए, तब तक वो रेस्ट पर ही रहेगी। फिर हमने देखा कि इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसमें क्या है कि कोई बॉडी जब अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती चली जाएगी जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं जो कि है रिटार्डिंग फोर्स। So from here we can say that if a body is in rest, it will continue to be in its state of rest unless and until any external force is applied to change its position of rest. And in motion, a body continue to be in state of motion unless and until any external force is applied to stop the body, or in other words to retard a body. Now Newton's second law. Newton's second law states that rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. We can write here in statement form also, rate of change of momentum. Rate of change of momentum is directly proportional to the force rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. We can see it from here that f is directly proportional to m into v minus mu upon t. We know that the product of mass into velocity is known as momentum. Here mv is the final momentum, mu is the initial momentum. So final momentum minus initial momentum upon time taken, it will give us f is directly proportional to take m as common, v in bracket v minus u by t, f is directly proportional to ma. Now to remove a proportionality sign, we will multiply this by k. K is any constant. If we suppose the value of k is 1, it will become as f into ma. We know that the SI unit of force is Newton, mass is kg, and SI unit of acceleration is meter per second square. Unless and until it is asked in the exams, always we have to give the answers of the numericals problems in SI unit. Then Newton's third law, to every force there is equal and opposite reaction. Example is recoiling of a gun when a bullet is fired from a gun. Second example is when we move on the ground from a boat, so we experience a force. That is the example of Newton's third law. So today we have discussed Newton's first law, second law and third law. In the next lecture we will discuss about the equation of motion. Till then, have a nice time. Thank you.